गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट है शिक्षण कौशल, जिसका हमारा आज है पार्ट 2। पार्ट 1 हमने 43 नंबर की क्लास में कराया था, जिसमें हमारा टॉपिक था आरंभिक पठन कौशल। उसमें हमने पठन कौशल क्या होता है, पठन क्या है, उसके उद्देश्य, उसके टाइप्स मीन्स प्रकार, सोपान उसके, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पठन शिक्षण विधियाँ। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पठन शिक्षण विधि। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हमारा टॉपिक है आज का पठन शिक्षण और विधियाँ। ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ण। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? वर्ण। पठन शिक्षण विधि में हमारी सबसे पहली विधि है जिसको हम बोलते हैं वर्ण विधि। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। विधियाँ हमारी बहुत सारी हैं, पहले तो हम उनके नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपकी वर्ण, सेकंड है शब्द विधि, थर्ड है वाक्य विधि, फोर्थ है ध्वनि साम्य विधि, 5 है कविता विधि, 6 है साहचर्य संगति, 7 है आपकी संयुक्त विधि। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें वर्ण विधि के बारे में, फर्स्ट विधि के बारे में। तो ये विधि होती क्या है, इसके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, आपको जो भी सब कुछ जो मैं बोलूँगी ओरली वो इम्पोर्टेंट रहेगा, बट आप क्या है, आप इसके बारे में नोट करते रहना, लिखते रहना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले वर्ण आता है कि वर्ण होता क्या, वर्ण विधि जो है पठन शिक्षण विधि में वर्ण विधि क्या होती है। तो आपकी जो वर्ण विधि है, वर्ण विधि में क्या होता है कि एक टीचर होता है। कौन होता है? इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, उसमें एक एक वर्ण को क्या करता है, एक एक वर्ण को क्या करता है, शाम पट पर लिख कर क्या करता है, शाम पट पे क्या करता है, लिखता है। ठीक है, और लिखने के बाद क्या करता है, उसका उच्चारण करता है, उच्चारण। ओके, तो वर्ण विधि में आपका यही होता है कि एक टीचर होता है जो क्या करता है, एक एक वर्ण को वो शाम पट पर क्या करता है, लिखता है और उसका उच्चारण करता है। ये वर्ण विधि के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, आगे इसके अंदर आगे आता है कि अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आते हैं हमारे स्टूडेंट। इसी में आते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं कि टीचर जो भी आकृति को, जो भी चीज़ को वो बोर्ड पर लिखते हैं, शाम पट पर वो जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं, शिक्षक का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। शिक्षक जो भी लिख रहा है उसका क्या करेंगे, अनुकरण करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करा, टीचर ने वर्णों को शाम पट पर लिखा, मीन्स ब्लैक बोर्ड पर लिखा और उसका उच्चारण किया वर्ण विधि में। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आ जाता है आपका स्टूडेंट क्या करता है, लिखी हुई चीज़ को शाम पट से देखता है, अपने टीचर का अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है वही चीज़ रिपीट करना, दोहराना, मतलब देख कर वही चीज़ करना। ठीक, तो वो क्या करता है, अपने टीचर को देखकर उसका अनुकरण करके उस चीज़ का उच्चारण करता है, वर्ण का उच्चारण करता है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्लियर? आगे इसमें है, उसके बाद आता है इसी में कि वर्ण विधि में होता क्या है, कि वर्ण विधि से क्या होता है कि इस विधि में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, जो वर्ण विधि है इसमें सबसे पहले सिखाया जाता है स्वर, कि स्वर होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर समझाया जाता है, फिर बताया जाता है व्यंजन के बारे में। उसके पश्चात क्या होता है, मात्राएं सिखाई जाती हैं और उसके बाद क्या होता है, शब्दों को पढ़ना। उसके बाद नंबर आता है आपका शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, तो वर्ण में आपका यही है कि इसमें क्या होता है, टीचर शाम पट पर कुछ भी लिखता है, उसका उच्चारण करता है। उसके बाद जो छात्र होते हैं वो टीचर को देख के उसका अनुकरण करते हैं, उच्चारण करते हैं। ये होता है इसके अंदर। और इसमें
इस विधि में सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर मात्रा और फिर शब्द को पढ़ाया या सिखाया जाता है। ये है आपकी वर्ण विधि। ठीक, अब नेक्स्ट सेकेंड आती है आपकी शब्द विधि। ओके, तो आपका शब्द विधि में क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? इस विधि में बच्चों को स्टार्टिंग में ही किस चीज़ का? शब्दों का परिचय। क्या होता है? परिचय। शब्दों का क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है स्टार्टिंग में, इसमें जो शब्द विधि होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? शब्द में जो विद्यमान वर्गों का ज्ञान कराया जाता है। जो शब्द के अंदर वर्ग होते हैं, वर्ग, उसका ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है इसमें कि शब्दों का ज्ञान कराने के लिए क्या होता है? चित्र की सहायता ली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वही कि चित्र दिखाकर ही शब्दों का जो वर्ग है, जैसे वर्ग है, वर्ग का क्या कराया? ज्ञान। अब ये ज्ञान कराते किस तरीके से हैं? जो शब्दों का जो ज्ञान है वो किस तरीके से कराते हैं? तो इसमें हमें मदद लेनी होती है चित्र की। तो टीचर क्या करता है इसमें? टीचर इसमें चित्र लेता है। ठीक है, चित्र दिखाता है बच्चों को, और चित्र के नीचे क्या होते हैं? उसके नाम लिखे होते हैं। चित्र के नीचे क्या लिखे होते हैं? उसके नाम लिखे होते हैं, और वो नाम का क्या करता है? उच्चारण करता है। कौन? टीचर। ठीक, तो बच्चे भी फिर उस चीज़ का उच्चारण करते हैं। अगर मान लो बच्चों को, छोटे बच्चे को अगर हमें फ्रूट्स नेम पढ़ाने हैं, तो टीचर क्या करेगा? टीचर एक चार्ट पेपर लेके आएगा, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे, बने हुए होंगे, देन उनके नीचे उनका नाम भी लिखा होता है। वो 1 बाय 1 बताएगा कि ये एप्पल है, ये क्या है बच्चों? एप्पल। तो बच्चे भी रिपीट करेंगे उस चीज़ को कि ये क्या है? एप्पल। ठीक है, तो टीचर का अनुकरण करके वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। ओके, और ये जो है आपकी जो शब्द विधि है, ये आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है। जो शब्द विधि है ये आपकी कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ये एक आकर्षक विधि होती है, ये एक रोचक विधि होती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। इस विधि में, शब्द विधि में क्या होता है आपका? शब्द विधि के अंदर सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है इस विधि में। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी वाक्य विधि। थर्ड है आपकी वाक्य विधि। तो इसमें क्या होता है आपका कि वाक्य विधि शब्द विधि का ही विस्तार है, कि जो आपकी शब्द विधि है इसी का क्या है? विस्तार है आपका वाक्य विधि। इसमें क्या होता है? इसमें पठन का प्रारंभ वाक्य से होता है। कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? वाक्य से होगी। और इसमें शिक्षक चार्ट पर लिखकर वाक्य प्रस्तुत करता है। ठीक, इसमें क्या करता है? शिक्षक जो है चार्ट पर लिखकर वाक्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें ये भी होता है कि जो शिक्षक है, इसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है? वाक्य को पढ़ता है, देन उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो उनका अनुकरण करके वो भी उसी वाक्य को दोबारा रिपीट करते हैं। तो इस विधि का प्लस पॉइंट यही है कि तब बार बार वाक्य को पढ़ा जाएगा, तो इससे क्या होता है? छात्र जो है शब्दों से परिचित होते हैं, शब्दों से परिचित होते हैं। ठीक है, तब वाक्य को बार बार पढ़ेंगे तो वो शब्दों से परिचित होंगे। इसके बाद में क्या होता है? वाक्य में जो भी प्रयुक्त शब्द को अलग क्रम में बच्चों के सामने रखते हैं, जैसे यह मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर आदि। मतलब कि एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल,
एग्जाम्पल है इसका, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। इसी वाक्य को हमने लिख दिया, यह मेरा है घर। इसी चीज़ को हमने लिख दिया, मेरा है यह घर। तो हमने क्या करा, एक ही वाक्य को हमने अलग अलग क्रम में बच्चों के सामने हमने उसको रखा। ठीक है, तो ये होता है आपका वाक्य विधि। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ में है हमारा ध्वनि साम्य विधि। इसमें क्या होता है आपका, ध्वनि साम्य विधि में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है कि बालक के सामने वे ही शब्द रखे जाते हैं, मतलब बालक के सामने हम उन्हीं शब्दों को रखते हैं जिनकी ध्वनि में समानता होती है। ध्वनि साम्य से तात्पर्य आपका यही है कि बच्चों के सामने ऐसे ही शब्द रखे जाएं जिनकी समानता एक हो, मतलब ध्वनियों में समानता हो। समान ध्वनि के शब्द को एक साथ पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे कल, चल, एक जैसा साउंड होता है इसमें, चल, कल, पल, ठीक है, छल। तो ये क्या है, ये ध्वनि में क्या है, समानता इनमें दिखाई देती है। ओके, और इस विधि में एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण करने से ध्वनि का पर्याप्त अभ्यास हो जाता है। तब हम एक ही ध्वनि का इसमें क्या करेंगे, एक ही वर्ण का बार बार अगर हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि का पर्याप्त अभ्यास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें 5 कविता विधि के माध्यम से। इसमें क्या होता है आपका, बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने नोटिस किया होगा। इसी को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, कविता विधि का विकास किया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनकी म्यूज़िक में, संगीत में क्या होती है, रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। मोस्टली 100% नहीं कह सकते बट 90% रहता ही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर कविता जो विधि है उसका विकास किया गया था। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया कहाना विधि जैसी है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है कि इसमें कहानी की अपेक्षा, कहानी नहीं होती, कहानी की अपेक्षा सरल वाक्य वाली कविताएं होती हैं। ठीक, इसमें बच्चों को क्या करा जाता है, इसमें बच्चों को सरल वाक्य वाली कविताएं दी जाती हैं। बच्चों से कविता का गायन करवाया जाता है। जो स्टोरी है, कहानी, उसकी थोड़ी ना कविता होगी। तो इसमें क्या करते हैं, कहानी की अपेक्षा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कविता का सरल वाक्य वाली कविताएं इन्होंने दी, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, कविता का गायन करवाया जाएगा बच्चों से। फिर क्या होता है इसमें, इससे बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे शब्दों को और वर्णों को क्या करते हैं, पहचानने लगते हैं। और इसके बाद वर्गों का क्रम से ज्ञात कराया जाता है। पहले इनको कविता का गायन करवाते हैं, फिर शब्द और वर्ण जो हैं वो बच्चे पहचानने लगते हैं। उसके बाद ही वर्गों का क्रम से ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट, साहचर्य या संगीत विधि। इसमें क्या है आपका कि जो ये विधि है, साहचर्य जो विधि है, इसका प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले मॉन्टेसरी ने करा था। ये इम्पोर्टेंट है कि साहचर्य या संगति जो विधि है का प्रयोग किसने किया था, मॉन्टेसरी ने किया था। ओके, इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि बालक की जो अनुभव सीमा है, कि बालक की अनुभव सीमा कहाँ तक है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस चीज़ सीमा के में आने वाले जो भी पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं, चित्रों को कमरे में रख देते हैं। जो बच्चे की अनुभव सीमा तक है उन चित्रों को कमरे में रख देते हैं या फिर दीवार पर कहीं टांग देते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, बच्चे चित्रों के नीचे लिखे हुए नाम या कार्ड पर लिखे नाम को क्या करते हैं, साहचर्य स्थापित उसमें कर लेते हैं।
देन उसके बाद क्या होता है, अध्यापक इन शब्दों का या वर्णों का उच्चारण कराकर बच्चों की उनसे पहचान कराते हैं। तो एक तरह से ये है कि साहचर्य में क्या होता है कि बच्चा खेल खेल में सक्रिय होकर वाचन करना सीख जाता है। ठीक, उसके बाद आता है 7, संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में आपका क्या होता है, संयुक्त विधि में होता है कि जैसा भी देखो और कहो विधि से वर्णों की पहचान कराना होता है। ध्वनि साम्य विधि में से एक एक वर्ण से अनेक शब्द बनाकर वर्णों को पढ़ना सिखाया जाता है। कहानी के माध्यम से, वाक्य विधि के माध्यम से पठन सिखाया जाता है। तो एक तरह से कहना यही है, संयुक्त विधि का मतलब है कि बच्चे को हर तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, कि ध्वनि साम्य विधि का भी यूज़ करना चाहिए, उसमें हमें कहानी विधि का भी यूज़ करना चाहिए, वाक्य विधि का भी यूज़ करना चाहिए, शब्द का भी, कविता का भी। संयुक्त विधि के अंतर्गत यही आता है, सारी विधियों के द्वारा ही पठन सिखाया जा सकता है बालक को। ठीक, तो ये है इसकी विधियाँ। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग में आपका पठन कौशल का महत्व। ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा प्राप्ति। ठीक है, तो पठन का प्रमुख जो महत्व है वो शिक्षा की प्राप्ति भी करना होता है। जैसे हम लिखित शब्दों को पढ़कर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्ति करने से तात्पर्य यहाँ ये भी है, लिखित पठन कौशल से यही तात्पर्य है आपका कि हम लिखित शब्दों को भी, जो लिखे हुए शब्द होते हैं उनको भी हम पढ़कर, पठन वही हो गया ना, रीड करके, पठन कर या पढ़कर भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका सभ्य व्यक्ति। तो पठन व्यक्ति को एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। जो पठन है आपका, जो पठन कौशल का महत्व यही है कि पढ़ना जो है हमें व्यक्ति को क्या बनाता है, एक सभ्य व्यक्ति भी बनाता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा सामाजिक कुशलता। क्या आता है हमारा, सामाजिक कुशलता। तो सामाजिक कुशलता के लिए पठन कौशल का विशेष महत्व है, कि पठन कौशल का महत्व जो है वो किस में है, सामाजिक कुशलता में भी होता है। ठीक, उसके बाद हमारा 4 पॉइंट आता है लिखित भाषा। लिखित भाषाएं जैसे होती है हमारी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, काफ़ी सारी होती हैं लिखित भाषाएं, को सीखने और समझने के लिए पठन कौशल आवश्यक होता है। तो यही है लिखित भाषा में कि हमारी हिंदी, हमारी अंग्रेजी, इन सब को समझने के लिए हमें इन्हें पढ़ना भी तो पड़ता है। तो पढ़ना जो कौशल होता है ये महत्वपूर्ण है लिखित भाषा के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट आता है इसमें धन प्राप्ति। ओके, तो धन प्राप्ति से क्या तात्पर्य है कि पठन कौशल का महत्व धन प्राप्ति के लिए भी आवश्यक होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, हम पढ़ लिख सकते हैं तो हम धन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमने कहीं पठन किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट आता है आपका मनोरंजन। तो इसमें आता है आपका कि व्यक्ति के विकास के लिए या फिर मनोरंजन के लिए क्या होता है, पठन कौशल विशेष महत्व रखता है। इनफैक्ट मनोरंजन के लिए ही नहीं, इसमें क्या होता है आपका व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति विकास के लिए, स्किल सुधारने के लिए, शिक्षण को सुधारने के लिए, ठीक है, समस्या के समाधान के लिए, समस्या समाधान, इन सभी के लिए भी पठन कौशल महत्वपूर्ण है मनोरंजन के साथ साथ। ठीक, उसके बाद 7 पॉइंट आता है हमारा, 7 पॉइंट है इसमें हमारा करियर चुनाव। तो करियर चुनाव से तात्पर्य यह है कि पठन के चुनाव के लिए करियर के चुनाव के लिए पठन कौशल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अपने करियर के निर्माण संबंधी पुस्तकों को पढ़कर ही हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 आता है आपका
ज्ञान विस्तार के लिए क्या आता है आपका, तो ज्ञान विस्तार के लिए भी आपका पठन कौशल का बहुत महत्व है कि हम पढ़कर ही दूसरों को समझा सकते हैं। ज्ञान विस्तार का मतलब यही है कि हम पढ़कर दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो हम किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं, दूसरा उस चीज़ को पढ़ के तीसरे को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका ज्ञान का विस्तार हो रहा है। ठीक है। 9 पॉइंट आता है आपका संदेश। 9 पॉइंट क्या है, संदेश। तो किसी भी प्रकार के संदेश को पढ़ने के लिए भी पठन आवश्यक है। कि कोई भी संदेश आया, पहले क्या चलता था, चिट्ठियाँ चलती थी। अब भी ऐसा होता है कि चिट्ठियाँ चलती हैं, और चिट्ठियाँ भी नहीं, मीन्स ये है आपका कि अगर किसी ने किसी को मैसेज किया या कोई भी बात लिखी, मेल करा, कुछ भी किया, तो एक तरह से वो संदेश ही तो हुआ। तो उस चीज़ को भी, उस चीज़ में भी महत्वपूर्ण है हमारा पठन। हम पढ़ेंगे उस चीज़ को तभी तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये संदेश है, किस चीज़ का है, क्या टॉपिक है, इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। ठीक है। तो संदेश के लिए भी पठन कौशल का महत्व है। 10 पॉइंट आता है हमारा समस्या समाधान। तो ये भी आपका यही है कि समस्या समाधान के लिए भी पठन कौशल का विशेष महत्व होता है। ठीक। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कहीं पे भी उस चीज़ को पढ़ के उसका सॉल्यूशन हम क्या है, ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन अगर पता करना है तो उसके लिए कोई बुक में से कहीं से भी ढूंढ के करेंगे, तो उसको पढ़ेंगे ना कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है। ठीक। तो ये थे आपके महत्व। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है पठन से जुड़ी त्रुटियाँ। कि पठन से हमारी क्या क्या त्रुटियाँ हैं, कि पठन में क्या क्या त्रुटियाँ हमें आ सकती हैं। ठीक। तो हमारा पठन में त्रुटियाँ आ सकती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अटक अटक कर पढ़ना। तो पठन से जुड़ी त्रुटियों में यही होता है हमारा, क्या त्रुटि आती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। जैसे कुछ बड़े सेंटेंस होते हैं, बड़े वर्ड्स होते हैं लंबे, कुछ आपके क्या होते हैं, लंबे शब्द होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। तो इस तरीके की त्रुटियाँ आती हैं। ठीक। सेकेंड है हमारा अनुचित मुद्रा में बैठना, कि हम बैठे सही से नहीं हैं, तो ये भी हमारा पठन से जुड़ी एक त्रुटि ही है। कैसे कि अगर हम नहीं बैठे तो हमारा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर या पढ़ने पर हमारा नहीं रहेगा। तो बैठना भी जो है, अनुचित मुद्रा में बैठना भी एक तरह की त्रुटि कहलाता है। थर्ड है पुस्तक आँख के पास व दूर रखना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पुस्तक को बिल्कुल अपने करीब रखेगा तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या बहुत दूर रखेगा तो उसको दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी पठन से संबंधित एक त्रुटि है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपकी 4 अशुद्ध उच्चारण करना। तो अशुद्ध उच्चारण करना भी आपका पठन से जुड़ी त्रुटि के अंतर्गत आता है। कि कोई बच्चे क्या होते हैं कि शुद्ध उच्चारण नहीं करते किसी भी चीज़ को, तो ये क्या होती है, ये एक तरह से त्रुटि होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 आता है। इसमें 5 पॉइंट है पाठ्य सामग्री कठिन। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पाठ्य सामग्री क्या होती है, बहुत कठिन होती है, जिसको उच्चारण में या पढ़ने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। ये भी एक पठन की त्रुटि है। नेक्स्ट है आपका आरोह अवरोह का अभाव। बच्चे क्या करते हैं, आरोह अवरोह का उन्हें क्या होता है, अभाव होता है। ये भी एक त्रुटि के अंतर्गत आता है। 7 है आपका दृष्टि दोष की वजह से अक्षरों का ठीक ना दिखना। किसी बच्चे की आईसाइट वीक होती हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, जिसके वजह से वो सही से देख नहीं पाते, अक्षरों को ठीक से नहीं दिख पाते उनको। तो वो और ना दिखने की वजह से सही से वो उसको सही से नहीं पढ़ पाते। तो ये भी एक पठन की त्रुटि के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें भाव समझने में कठिनाई। कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो भाव समझने में क्या है, कठिनाई आती है। ये भी एक पठन से संबंधित त्रुटि है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका ये भी ठीक है, ये हुआ
नेक्स्ट है आपका कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंतर नहीं कर पाते वर्ण में। जैसे शा को शा को मतलब सबको सही बोलते हैं। जैसे ये से शा शो शा सा। तो क्या है, इन सब का उच्चारण वो क्या करते हैं, एक ही तरह से करते हैं, इसमें अंतर नहीं कर पाते। तो ये भी एक त्रुटि है। 10 नंबर की है हकलाकर बोलकर पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिकी ये गुण होते हैं, जेनेटिकी वो हकलाकर बोलते हैं, जिसके वजह से वो अक्षरों को गलत पढ़ते हैं। ये भी एक त्रुटि का ही ये भी अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका वाक्य पढ़ते समय शब्दों को बीच में छोड़ देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य को पढ़ते समय शब्दों को बीच में छोड़ देते हैं। जैसे यह मेरा घर है, तो ये क्या हुआ, ये एक वाक्य हुआ। और ये क्या छोटे छोटे ये क्या हैं, ये इसके शब्द हैं। तो बच्चा इतनी जल्दी पढ़ता है तो वो कभी कभी बीच के शब्द को छोड़ देता है, नहीं पढ़ता। जैसे यह घर है, मेरा भूल गया वो। तो वाक्य पढ़ते समय शब्दों को बीच में छोड़ देना भी पठन की एक त्रुटि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा त्रुटियाँ पठन से जुड़ी हुई। अब इन त्रुटियों का निवारण किस तरीके से किया जाए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पठन त्रुटियों का निवारण। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट रोचक सामग्री का प्रयोग करके। पठन त्रुटि का हम निवारण कैसे कर पाएंगे कि जो हमारी सामग्री हो वो रोचक हो, आकर्षक हो, वो कि ताकि बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो और अच्छे से उस चीज़ को पढ़े। ठीक। सेकंड है वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करके। हम प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं जिससे बच्चे की जो भी पठन की त्रुटियाँ होती हैं उनका निवारण हो जाता है। थर्ड, पठन के लिए रुचि पैदा करना या उत्पन्न करना। पठन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रुचि को उत्पन्न करना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेंगे। 4, सकारात्मक वातावरण देना। तो उनको इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर उनको इस तरीके का देना है कि सकारात्मक देना है, पॉजिटिव देना है, क्योंकि बच्चे के लिए जो वातावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। 5 में आता है आपका पुनरावृत्ति का अभ्यास, कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम उसको बार बार पढ़ के उसका अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारी पठन त्रुटि का निवारण हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पठन त्रुटि से संबंधित सारे के सारे निवारण। ठीक, आगे नोट करके लिखोगे, क्वेश्चन आ जाता है आपका, नोट करके लिखोगे आप कि द्रुत पठन क्या होता है। तो मोटा मोटा पढ़ना, किसी भी चीज़ को मोटा मोटा पढ़ना होता है द्रुत पठन। ठीक है। सेकंड होता है आपका गहन पठन। गहन पठन होता है गहराई से अर्थ समझते हुए पढ़ना या ध्यान देते हुए पढ़ना। द्रुत पठन का मतलब है कि सिर्फ हमने रीडिंग लगा दी, हम बस पढ़े जा रहे हैं। लेकिन गहन पठन का मतलब होता है गहराई से पढ़ना, उस पढ़े हुए का जो वो लिखा हुआ है, वो जो सामग्री है, मटेरियल है आपके सामने, उसका हमें अर्थ समझते हुए पढ़ना है, बड़े ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट से। ठीक है, तो ये इन दोनों को नोट करके लिख लेना, द्रुत पठन क्या होता है और गहन पठन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें हेडिंग। तो मूल्यांकन में हमारा क्या है, मूल्यांकन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि वर्णों को पहचानना। तो इसमें हमारा यही है, पठन कौशल का मूल्यांकन तब हम करते हैं छात्र का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो छात्र है, क्या छात्र वर्णमाला के सभी वर्ण को पहचान पा रहा है। अगर पहचान पा रहा है तो इसका मतलब उसका पठन कौशल पढ़ना उसको आता है मीन्स। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है। मूल्यांकन का मतलब है बच्चे का हम उस चीज़ का पठन से रिलेटेड सारा मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चा क्या उस चीज़ को पहचान पा रहा है या सीख पा रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं पठन कौशल में कि जिनके बारे में उसको ज्ञान हो। सेकंड है आपका शब्द निर्माण, कि क्या बच्चा शब्द निर्माण कर सकता है कि वर्णों के मेल से। शब्द निर्माण का तात्पर्य यही है कि वर्ण के मेल से, जैसे क है, ल है,
बहुत सारे वर्ण हैं, उन दोनों को जॉइंट करके क्या वो कैल या कल शब्द बना पा रहा है, निर्माण कर पा रहा है। तो ये बच्चों को मूल्यांकन से हमें पता लगता है कि हाँ भाई बच्चा शब्द निर्माण कर पा रहा है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो इसमें हमारा यही है, तो अर्थ ग्रहण से तात्पर्य हमारा यही है कि बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है क्या उसका अर्थ भी वो गहन कर पा रहा है, कि हाँ भाई जो हमारी पठन सामग्री है उसका अर्थ जो ग्रहण है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शुद्ध उच्चारण। तो इसमें आपका यही है कि जो बच्चा है क्या वो छात्र जो है वो स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकता है। तो हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन यही है कि शुद्ध उच्चारण करना, कि वो स्पष्ट रूप से उस चीज़ को पढ़ पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपका 5 प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें यही है कि छात्र ने जो चीज़ पढ़ी है उसके सारांश में से अगर टीचर उससे क्वेश्चन पूछे तो क्या वो प्रश्न के उत्तर दे पा रहा है या नहीं। तो उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, बच्चे को कोई भी चीज़ रीड कराएंगे, कोई सारांश रीड करा दिया, देन उसके बाद उससे रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन करेंगे। अगर उसने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मतलब है इसका कि अगर उसने पढ़ लिया उसको तो वर्ण की पहचान हो गई। शब्द शब्द कैसे बना पाया, तब उसको वर्ण की पहचान है। अर्थ ग्रहण कर लिया, उच्चारण सही कर रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें से हमने क्या करा, क्वेश्चन पुटअप करा। तो क्वेश्चन पुटअप करके अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब उसने पठन अच्छे से किया है। नेक्स्ट है इसमें सारांश बताना, कि जो भी सारांश है, जो भी उसको चीज़ पढ़ाई गई है या वो जो पढ़ रहा है क्या वो उस चीज़ का सारांश भी बता पा रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय भाव समझना, कि जो भी चीज़ है आपकी, जो पठन है आपका, उसका क्या वो छात्र पठित अंश के जो भी अंश है उसके केंद्रीय भाव को समझता है क्या। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष निकालना, कि वो निष्कर्ष निकाल पा रहा है या नहीं, कि जो भी चीज़ तुम छात्र ने पढ़ी है सामग्री, पठित सामग्री से वो निष्कर्ष निकालता है या नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ये सारी चीज़ हम क्या करते हैं, बच्चे की नोट करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें कर रहा है इसका मतलब उसने पठन बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, हम बच्चे को का मूल्यांकन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि चार्ट में से शब्द ढूंढकर लिखवाना। मीन्स हमने क्या करा, एक चार्ट है, हमने चार्ट पेपर लिया, बच्चों को हमने उसमें क्या बहुत सारे शब्द दे दिए और हम बच्चों से कहेंगे चार्ट में से शब्द ढूंढकर लिखना। मतलब कि हम उसको बोलेंगे इसमें से फल ढूंढो कहाँ है, उसको लिखो साइड में। हम इसमें ढूंढेंगे कि फल में केला कहाँ, जैसे हमने हमारा चार्ट पेपर है उसमें हम फल के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे उसमें फ्रूट्स के नेम दे दिए, डायग्राम भी बने हुए हैं उनके चित्र, देन नाम भी है उनका। तो हमने बोला चलो इसमें से केला, केला बताओ केला कहाँ पे है, तो बच्चे ने लिख दिया। या ऐसी बहुत एक कविता दे दी जो चार्ट पेपर पे या बोर्ड पर लिख दी, उसमें से बच्चे से बोलो कि बच्चा उसमें से शब्द ढूंढ कर लिखे। तो ये भी एक तरह से मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वाक्य की पूर्ति कराना। मतलब जैसे हमने कोई भी सेंटेंस दे दिया, जैसे फिलअप्स बोल दो, जिसको हम फिलअप्स बोल सकते हैं। जैसे घर, हमने यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए लिख दिया घर, मेरा, बाजार, और हमने उसको एक दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि मैं जा रहा डैश हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, तो वो इसमें से ढूंढेगा बाजार, कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं जा रहा बाजार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाजार में। तो उससे क्या है, फिलअप्स उससे करवा के देखना। ठीक, या बच्चों से क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखवाना है, वर्ण लिखवाना है या फिर शब्द लिखवाना है या उनको पढ़वाना है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन सभी के थ्रू भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये टॉपिक ख़त्म होता है आरंभिक पठन कौशल। ये हमारे 2 पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें हमने कंप्लीट कर दिया। आगे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी लास्ट क्लास होगी शिक्षण कौशल की। तो ये हमारी क्लास होगी आपकी शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन जो है, ये हमारा टॉपिक रहेगा जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो हम लास्ट क्लास में मिलते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।